नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां 11 दिसंबर को पीएम मोदी देश को देंगे 3 स्वास्थ्य संस्थानों की सौगात। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का करेंगे शुभारंभ, तो गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था में की देंगे सौगात। तो वहीं दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये 3 संस्थानों को सौंपेंगे प्रधानमंत्री। 11 दिसंबर वो तारीख होगी जब देशवासी लाभान्वित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। ये 3 स्वास्थ्य संस्थानों की सौगात देशवासियों को मिलेगी। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री, तो गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था की सौगात देंगे। और इसी के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये 3 बड़ी संस्थाओं को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के नाम। 7 दिसंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र में 23 दिनों में होगी कुल 17 बैठकें। शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल पास होने की संभावना है। सरकार की ओर से कुल 16 विधेयक पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष ने चर्चा के लिए अपने मुद्दों की लिस्ट तैयार की है। कांग्रेस का दावा, इस बार सदन को नहीं करेंगे बाधित। तो 29 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। सत्र में 23 दिनों में होगी कुल 17 बैठकें, जिस दौरान शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल पास होने की संभावना है। तो देखिए, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पर चर्चा, यानी कि शीतकालीन सत्र में ये विधेयक पेश होने वाले, जो आपको बता रहे हैं, बहुराज्य सहकारी समितियां विधेयक 2022 पेश किया जाएगा। छावनी विधेयक 2022 पेश किया जाएगा। और इसी के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण विधेयक पटल पर रखे जाएंगे, जहां जिनमें शामिल है पुराना अनुदान विधेयक 2022, ये भी पेश किया जाएगा शीतकालीन सत्र के दौरान। तो वहीं संविधान आदेश विधेयक 2022 भी, जिसमें अनुसूचित जनजाति द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाएगा। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 भी पेश होगा। दिल्ली पुलिस में तैनात एक सहायक सब इंस्पेक्टर की डेड बॉडी पार्क में मिलने से सनसनी फैल गई है। किसी महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसके बारे में सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि जिस शख्स की डेड बॉडी मिली है वह पुलिस की वर्दी में थे। मृतक की पहचान सहायक सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस को वहीं पर उनका सरकारी सर्विस पिस्टल भी मिला है। शुरुआती जांच में लग रहा है कि उन्होंने गोली मारकर खुदकुशी की है। उनकी उम्र 55 साल के आसपास थी। वे आजकल ट्रैफिक यूनिट में तुगलक रोड सर्किल में तैनात थे। कल भी ड्यूटी पर गए थे और आज सुबह भी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले थे। डीसीपी ने बताया कि मौके पर लोकल पुलिस के अलावा क्राइम टीम और एफएसएल की टीम को भी बुलाकर छानबीन कराई गई है। आगे की कार्रवाई और मृतक की परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के लाजपत नगर में सिविल डिफेंस का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें आपस में निपटने के लिए कैसे बचाव किया जाए मॉक ड्रिल के माध्यम से ये दिखाया गया। कोरोना का दौर हो या फिर कोई राष्ट्रीय विपदा, सभी दौर में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जी जान से देश की सेवा करते हैं। तो वहीं 60वें स्थापना दिवस के मौके पर सभी अधिकारियों ने तमाम वॉलंटियर्स का हौसला अफजाई की। सभी प्रमुख अधिकारियों को सम्मान दिया गया। इस मौके पर दिल्ली के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कर रही है। आज का दिन खास तौर पे इसीलिए स्पेशल था क्योंकि आज हमारी डायमंड जुबली है और डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में हमने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, इस प्रोग्राम के अंदर हमारी जो सिविल डिफेंस की जो टीम्स हैं उन्होंने अपना डेमोन्स्ट्रेशन किया, जो कि सभी हमारे मुख्य अतिथि को बहुत पसंद आया और बाकी लोगों को भी बहुत पसंद आया। इसके में खुशी है कि हमारी जो प्रिपरेशन थी वो अच्छी थी और सबको पसंद आई। 1962 से सिविल डिफेंस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जो स्थापना दिवस है वो सिविल डिफेंस के रेजिंग डे पे हर साल मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया है और इस बार और भी अच्छे तरीके से मनाया गया है। इसमें आपने देखा होगा कि पहली बार जो सेरेमोनियल परेड का भी आयोजन किया गया था और डायरेक्टर सिविल डिफेंस जो है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू भी हैं,
और हमारे डिविजनल कमिश्नर सर है वो स्वयं आए थे यहाँ पे। और साथ में आपने देखा कि कैसे जो रेस्क्यू का जो डेमो दिखाया गया था कि कोई भी डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक हो या फायर हो, उसमें हमारे वॉलंटियर्स कैसे प्रिपेयर्ड है और नए नए जो मॉडर्न तरीके के इक्विपमेंट है उन सभी का डिस्प्ले किया गया था। लागू कर दिया गया है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने दमकल विभाग को आदेश दिया है कि पूरी दिल्ली में पानी की बौछार से पेड़ों की धुलाई की जाए जिससे प्रदूषण की रोकथाम हो सके। जिसके बाद दिल्ली अग्निशमन विभाग ने सुबह और शाम को दिल्ली में 13 ऐसे स्थानों पर सड़क और पेड़ों पर छिड़काव शुरू कर दिया है। भी हो गया, जैसे गेट 3 आता है तो ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन आ जाता है और हमारा सेट है वो प्रोसीजर भी। जो हॉट स्पॉट हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, हम सबसे पहले पानी वहाँ छिड़कते हैं। और जो पानी छिड़कने की कार्रवाई सुबह और शाम हम करते हैं, सुबह करीब 7 से 9 या 9:30 तक और शाम को करीब 3 से 5, 5:30 बजे तक। इसमें करीब 10 से 12 गाड़ियाँ हमने लगाई हुई हैं जो कि सारे ही हॉट स्पॉट पर पानी छिड़कती हैं। और ये जो गाड़ियाँ, ये ऐसा नहीं है कि एक बार जो है पानी खाली करके आ जाए, ये जाती हैं फिर स्टेशन पे आती है, पानी भरती हैं, फिर छिड़कती हैं। जैसे करीब आज हमने करीब 1 लाख लीटर से ज़्यादा पानी छिड़का होगा, तो ये कंटिन्यू। दिल्ली पुलिस में शिकायत पर एक केस दर्ज किया गया था जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अंशिका शर्मा नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से एक धमकी भरा संदेश मिला है। कथित व्यक्ति उसका वीडियो वायरल करने का लेकर धमका रहा था। शिकायत के बाद टीम गठित कर कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव का रिजल्ट कल आने वाले हैं। एमसीडी का ताज किसके सिर बंधेगा, इसे लेकर करोल बाग की जनता का क्या कहना है। लोगों ने कहा है कि जो कैंडिडेट लोगों के बीच में अच्छा काम करेगा और किया है, उसी को देखते हम लोगों ने मतदान किया है। मुद्दा यही है कि सफाई, टूटी फूटी सड़कें, नालियां अब देखना होगा। दिल्ली की अगर बात की जाए, जनता का किस तरीके से क्या मूड रहा, हम इसको लेकर के करोल बाग विधानसभा पहुंचे हैं। यहाँ पे जानेंगे इस बार जनता का क्या मन था। क्या सरकार आम आदमी अपनी पूर्ण बहुमत से बनाने की बात कर रही, वहीं बीजेपी कह रही कि मेरी सरकार बनेगी। तो क्या दोनों में अब इस बार जो का तकरार चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसको लेकर के जनता का क्या मूड है, हम जानेंगे करोल बाग की जनता से। हमारा तो यही रहा जी, सबसे पहले सफाई का मुद्दा मेन रहा, क्योंकि हम जैसे जाएंगे काउंसलर के पास की जी, सफाई हमारे एरिया में महत्वपूर्ण है। इतना कूड़ा कचरा रहता है जी, और जो इलेक्शन आते हैं उससे 10-15 दिन पहले जो सफाई होती है तो हम लोगों को आदत तो पड़ जाती है, सफाई हो गई है, लेकिन इलेक्शन निकलने के बाद हम लोगों को ढूंढना पड़ता है हमारे काउंसलर साहब का है, क्योंकि सफाई नियमित रूप से फिर सुचारू रूप से काम नहीं हो पाते। केंद्रीय के मुद्दे क्या रहेंगे, मैंने ये पूछा विकास को लेकर। मतदान इसलिए किया है कि जो भी पार्टी है, बीजेपी है या आप आए, यानी सफाई होनी चाहिए, सबकी जगह कूड़ा करके झाड़ बने हुए हैं वो हटने चाहिए। कुछ ऐसे देश हैं जो स्वीडन जैसे हैं कि वो कूड़ा खरीदते हैं, बिजली पैदा करने के लिए वो कूड़ा खरीदते हैं। और कूड़े के ढेर सब जो है 8 साल से जो है दिल्ली में जो सरकार है, ये उसको प्रोजेक्ट ये करने चाहिए थे, काम करने चाहिए थे। जब शुरू में ये आए थे, क्या कहा था कि हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा, प्राइवेटीकरण खत्म कर दूंगा, हर पूरी दिल्ली में वाईफाई फ्री होगा। क्या हो गया, क्या खत्म भी तो हो रहे हैं, शुरुआत हो तो चुकी है, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होने वाला। इन्होंने जो वादे किए थे कि कर गए के खरे उतर गए, उस पर आप इस पार्किंग का हाल देख लीजिए। कभी जब कोई सी पार्टी वो ये कहती है हम सफाई कर देंगे, दूसरी बात बोलती है हम हमारे लिए इन्होंने कराया, लेकिन मेन मुद्दों पर आज तक किसी पार्टी ने बात ही नहीं करी। ज़्यादातर मैं कहीं भी निकलता हूँ, ज़्यादातर सड़कें भी, गलियाँ भी टूटी फूटी हैं। हमें यही नहीं पता चलता कि ये किसके अधिकार सोचने का है। मगर मेरा जो अनुमान है वो यही है कि भाई 60 फुट से ज़्यादा अगर कहीं सड़कें टूटी फूटी है तो वो विधानसभा अधिकार में आती है, विधायक के अधिकार में आती है। मगर यहाँ तो बस एक दूसरे पे छींटाकशी करनी है। अपना देश का जो पूरा रोज़गार है, बेरोज़गार है, इस पर ध्यान देना चाहिए। सड़कें ये तो सब दिख ही रहा है, मेन मुद्दा है रोज़गार। रोज़गार ही नहीं होगा तो काम तरक्की कैसे रहेगी। सड़कें तो टूटी फूटी रहती हैं, सही करानी चाहिए उनको। तो सबसे पहले अपना एरिया स्वच्छ होना चाहिए। जी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इलेक्शन होने से थोड़े दिन पहले सब लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, सड़कें भी ठीक होती हैं।
मगर जैसे इलेक्शन हो जाते हैं कोई पार्टी जीत जाती है पलट के, कोई देखता नहीं है। तो क्या लगता है मुद्दे फिर क्या अगर रहे? उनसे मिलना भी हो तो अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, वो बिजी हैं। तो आप लोगों के इस बार दिमाग में क्या रहा है एमसीडी में कि किसको वोट दिया जाए, कौन काम करेगा? तो 15 साल बीजेपी रही है यहाँ पे। काम 15 साल तो बीजेपी रही है, मगर काम तो देखो बीजेपी ने भी नहीं किए, बीजेपी ने भी कोई काम नहीं किए, कांग्रेस ने वैसे कोई काम नहीं किए। जो मोदी जी कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। जो मोदी जी कर सकते, क्या कहेंगे? लगातार इसी तरीके का काम करने वाली सरकार से, तो आपको लगता है कि एमसीडी में कल किसके सर बंधेगा ताज? क्या दिमाग में रहा, किन चीजों को देख के मतलब सरकार बाबा सब जो कह रहे हैं लगातार? मैं तो कहता हूँ बीजेपी आनी चाहिए। केजरीवाल जी ने 7 साल में 8 साल में कोई काम नहीं बना के बसें खराब करके केजरीवाल पेड़ बना, पेड़ नहीं बनवाया। दिल्ली बन जाए वही बचे हैं, पेड़ क्यों बनाना? वो पेंशन वगैरह में नहीं मिलता। लेकिन 2022 एमसीडी का जो ये चुनाव है उसको लेकर कल किसके सर बंधेगा ताज, ये तो कल वक्त ही निकलेगा। कैमरामैन शिवम के साथ गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।